ETF को स्टॉक एक्सचेंज पर बेचेंगे। बेचते ही इन्होंने एक्सेस सप्लाई क्रिएट करी और प्राइस 100 से 90 की तरफ आना शुरू हो गया। और इसी प्रोसेस में मार्केट मेकर्स ने अपना प्रॉफिट भी कमा लिया। कैसे? क्योंकि अंडरलाइंग स्टॉक्स तो सस्ते ही थे, ETF का यूनिट महंगा था। तो इन्होंने जब अंडरलाइंग स्टॉक्स खरीदे तो वो कम दाम में खरीदे थे और फिर AMC से उसका यूनिट बनवा के जो स्टॉक एक्सचेंज पर बेचेंगे वो ETF के प्राइस पर बेचेंगे। तो इन्होंने इस तरीके से प्रॉफिट भी कमा लिया और ETF के प्राइस को करेक्ट भी कर दिया। इसका उल्टा हो जाए तो क्या होगा? NAV मान लो 90 रुपीज की है, बट ETF में बहुत ज्यादा सप्लाई थी और ETF का प्राइस गिरकर 80 रुपीज हो चुका है, जबकि उसके अंडरलाइंग स्टॉक्स आज भी उतने के उतने ही हैं। तो मार्केट मेकर्स इस केस में ETF के यूनिट्स खरीदेगा और वो यूनिट्स दे देगा मुझे यानी AMC को, और AMC उन यूनिट्स को खत्म करके उसके जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं वो दे देगी मार्केट मेकर को। अब मार्केट मेकर जाएगा स्टॉक एक्सचेंज पर और वो सारे स्टॉक्स बेच देगा। अब ऐसा करने से जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं उनके प्राइसेस करेक्ट होने लग जाएंगे। एज अ रिजल्ट मेरा AUM गिरेगा, मैं अपना जो नया NAV निकालूंगा वो 80 के आसपास निकालूंगा। मार्केट मेकर ने अगेन सस्ते वाले प्राइस पर ETF खरीदा और महंगे वाले प्राइस पर उसको स्टॉक्स में बेच दिया। बट ये काफी ओवर सिंप्लीफिकेशन था, ये करना इतना आसान नहीं है। हर ETF का एक क्रिएशन साइज होता है। क्रिएशन साइज मतलब मार्केट मेकर्स ये 5 स्टॉक के एक एक शेयर खरीद के मेरे पास नहीं आ सकता ये बोलने कि मुझे एक ETF का यूनिट चाहिए। अगर वो चाहता है कि मैं उसके स्टॉक्स को कन्वर्ट करूं ETF यूनिट्स में, तो मेरी डिमांड है कि एटलीस्ट 50,000 यूनिट्स कन्वर्ट करूंगा। मतलब जस्ट एन एग्जांपल, जैसे ICICI निफ्टी 50 का जो क्रिएशन साइज है वो 50,000 यूनिट्स का है, तो ये ETF टू ETF वेरी कर सकता है कि एक बार में कितने यूनिट्स बनते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट मेकर्स को वो लाखों करोड़ों रुपए के स्टॉक्स लेकर मुझे देने पड़ेंगे और मैं फिर उसको एक साथ 50,000 यूनिट्स दूंगा। या फिर उसके उल्टे केस में वो मुझे 50,000 या 50,000 के मल्टीपल्स में ही यूनिट्स दे सकता है, तब जाकर ही मैं उन यूनिट्स को खत्म करके उनके जो स्टॉक्स हैं वो उसे दे पाऊंगा। बट ये मार्केट मेकर्स हर बार अपना जॉब ठीक से करेंगे ऐसा कहना गलत है। एक बहुत ही बड़ी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 का N100 जो इनका ETF है नैस्डैक को ट्रैक करता है। 2017 और 18 के बीच में इसका जो मार्केट प्राइस है वो इसकी NAV से 20% ऊपर चला गया था एंड ऐसा काफी महीनों तक रहा। उसके बाद मार्केट मेकर भैया जागे एंड इसको करेक्ट करने का थोड़ा कोशिश दिखाया। तो इस दौरान जितने भी लोगों ने ये ETF खरीदा होगा स्टॉक एक्सचेंज से, उन्हें ये ETF 20% महंगा मिला होगा। तो ETF खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आप ये गलतियां ना करो, वो मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले लेट मी टेल यू अबाउट वेस्टेड, क्योंकि खरीदोगे कैसे, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म तो चाहिए। तो वेस्टेड ना अभी एक US का ब्रोकर नहीं है, बट उसने US के एक ब्रोकर से टाई अप किया है एंड दैट ब्रोकर इज ड्राइव वेल्थ। मतलब जब आप वेस्टेड पे अपना अकाउंट बना रहे हो तो बैकएंड में आपका जो अकाउंट है वो ड्राइव वेल्थ पे बनेगा। और जैसे इंडिया में सेबी गवर्न करता है वैसे ही US में SEC अपने ब्रोकर्स को गवर्न करता है। सो नीडलेस टू से ड्राइव वेल्थ काफी सेफ है एंड रेप्यूटेड भी है और आपको आपके सिक्योरिटीज पे $500,000 का इंश्योरेंस भी मिलता है। मतलब हुए 3.25 करोड़ रुपए, तो चिंता की कोई बात नहीं है। और जो सबसे अच्छी बात है वो है चार्जेस, क्योंकि चार्जेस नहीं है। वेस्टेड में अकाउंट आप फ्री में बना सकते हो, वेस्टेड में पैसा लोड आप फ्री में कर सकते हो। जब आप स्टॉक्स खरीदोगे तो उसकी ब्रोकरेज आपको 0 पे करनी पड़ेगी। और पहले जो सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग जब भी आप अपना पैसा US भेजते थे तो आपको 1500 से 2000 रुपए का फ्लैट फी अपने बैंक को देना पड़ता था, जो कि अब नहीं है। वेस्टेड में अकाउंट बना के आपको